दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हम लोग दोस्तों अपने 395 लेक्चर को कवर करने चल रहे हैं। इस आधार पर देखा जाए तो हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए थे वो 331 नंबर से पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। तो आज हमारा 65 नंबर का लेक्चर है, 65 लेक्चर दोस्तों आज हमारा केवल इंडियन ज्योग्राफी में है। इसके पहले विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ा दिया है टोटल 100 लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, अब तक 5 बड़े विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न ये 3 हो गए। चौथा हो गया पॉलिटी यानी संविधान और पांचवा हो गया आपका विश्व का भूगोल। छठवां विषय दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 65 लेक्चर हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 11,850 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, धीरे धीरे 30-30 सवाल पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने इतनी लंबी दूरी तय कर ली है, ठीक है। और आज की क्लास बड़ी खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन क्लास है। वैसे यहाँ पर इमेज ढेर सारा दिख रहा होगा, ये बियर का, विस्की का, तो ये देखकर थोड़ा सा और आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा कि सर क्या मामला है। चैप्टर तो पढ़ा रहे हैं भारत की प्रमुख फसलों के बारे में, जहां पर हम मक्का, बाजरा, जौ, रागी इन सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनका संबंध ये बियर विस्की से क्या है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये वे फसलें हैं जिनके माध्यम से, जिनके बीजों से, जिन फसलों से दोस्तों ये विस्की बनाई जाती है और क्या बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने पढ़ाने वाला हूं। आइए पहले क्लास देखिए। और यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा हेतु इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, या फिर भारत में मक्के का प्रचलन शुरू किसने किया, यह मूल रूप से कहां का पौधा है या फसल है, भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कौन से हैं, विस्की बियर जो है ये किस फसल से तैयार किए जाते हैं, बाजरा जो है वो किस मूल का पौधा है, गरीबों का भोजन किसे कहा जाता है, सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में जुड़ेंगे तो आपको फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। एक चीज और, भरोसा कीजिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैं बहुत सोच समझकर बहुत ही बेहतरीन बैच तैयार कर रहा हूं, ठीक है। जिसमें हमारा जो सुपर सेलिंग बैच इसमें चल रहा है ना, जो भी बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन किया ना, वो ये कह ही नहीं सकता कि सर ये बैच मजेदार नहीं है। इतना कुछ आपको जानने को मिलेगा ना, और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी बहुत ज्यादा। आप चाहे भारत का कोई भी एग्जाम दे लें, अगर इतिहास से सवाल आ रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले एंशिएंट, मिडावल न पढ़ाकर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, ताकि धीरे धीरे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका इच्छा होगा तो आप ज्वाइन कीजिएगा। हर एक बैच में मैंने डेमो क्लास दे दिया है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि पहले आप आइए बैच ले लीजिए, आप 1-2 डेमो क्लास देख लीजिए। हर एक क्लास में दोस्तों 4-6 डेमो मैंने दे दिया, वो भी नहीं कि 1-2 क्लास देखकर आप जो है देखिए। तो आप पहले डेमो देखिए, पसंद आता है तो क्लास लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ना और जवाब देना है, ठीक है। और नहीं भी जब आप पता होगा तो मैं तो आपको समझाऊंगा ही। परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं बराबर। सवाल दे रहा है कि मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है। सर हम तो मक्का को भुट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम तो मक्का को क्या कहते हैं? हम तो मक्का को भुट्टा कहते हैं। कोई बच्चा कहा नहीं सर हम भुट्टा नहीं, हम मक्का को बाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल। कोई कहा नहीं सर हमारे यहाँ कॉर्न कहा जाता है, कॉर्न, या फिर जिसे हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, स्वीट कॉर्न कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्वीट कॉर्न। आप ये सब कहते हैं। देखिए ये सब उसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके वानस्पतिक नाम की बात कर रहा हूं, जिसे आप वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। मक्का का वैज्ञानिक नाम, जी हां दोस्तों, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है यह आपको बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। क्या नाम दोस्तों? जिया मेज, ठीक है। जिया मेज इसका नाम है, इसको आप याद रखेंगे। ये मक्का का वैज्ञानिक नाम परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं। हाँ, मेज जो शब्द है याद रखेगा, मेज जो शब्द है दोस्तों MIJD, मेज का मतलब दोस्तों ये इंग्लिश में मक्का होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो जिया मेज है इसमें MAYS होता है, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे, थोड़ा सा परीक्षा में देगा तो आप परेशान ना होइएगा। कर मक्का जो है ये किस उपनाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। मक्का को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अनाजों की रानी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर ये परीक्षा में सवाल आए ना, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। आप ईमानदारी से बताओ, आज के पहले आपको ये पता था? नहीं पता था ना। चलिए आज पता चला, अच्छी बात है। एक चीज और मैं बताऊंगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर मैं बताऊं दोस्तों कि मक्का किस कुल का पौधा है, और आपसे मैं कह दूं कि मक्का जो है घास कुल का पौधा है। किसका दोस्तों? यह घास कुल के अंतर्गत आता है। आप जो है आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे, सर ये घास कुल का पौधा है। हाँ,
मक्का जो है घास कुल का पौधा है। प्लस दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज और याद रखेगा, यह एक बीजी पत्र का नाम सुने हैं ना, यह एक बीजी पत्र के अंतर्गत आता है। सही से लिख लीजिए, वर्तनी गड़बड़ हो गया है। एक बीजी पौधा के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते होंगे मक्के में दाना खूब सारा होता है तो उत्तर क्यों ना बदल दिया जाए। ठीक है, लेकिन नहीं, आप पढ़ने आए हैं। देखिए, पढ़ने और सीखने और ज्ञान अर्जित करने का मजा ही अलग है यार। हाँ, इतना कुछ सीखने समझने को मिल रहा है, कब, जब आप साथ में जुड़ेंगे तब। ठीक है, और जितने शिद्दत से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, इतनी शिद्दत से दोस्तों अब तक मैंने 394 लेक्चर आपको पढ़ाया। नहीं देखें तो पीछे जाइए, देखिए, बहुत इत्मीनान से हम लोग चर्चा करते हैं एक एक विषय के ऊपर और एक एक सवालों के ऊपर। अगला सवाल दे रहा, भारत में मक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया। देखिए, जब ये सवाल आता है ना, लोग चले जाते हैं इसके उत्पादन बारे में कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, लोग वहां चले जाते हैं। देखिए, सवाल अलग है। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो याद रखेगा इसकी उत्पत्ति हुई थी मैक्सिको में। कहां पर दोस्तों, मैक्सिको देश का नाम सुना ना, मैक्सिको की राजधानी भी मैक्सिको सिटी ही है। यह अमेरिका में स्थित एक देश है। ठीक है, या फिर दोस्तों ये देता है, या तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, बस यही बोलिए, या अमेरिका आप बोल दीजिए। ठीक है, अमेरिका, कभी कभी मैक्सिको ना देके सीधा सीधा अमेरिका देता, वैसे मुख्य रूप से मैक्सिको ही सही होगा। हाँ, भारत तक लाने में इसका योगदान किसका है, तो भारत में अमेरिकी कोई आदमी नहीं लेकर आया, इसे लेकर आया पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो आपसे पूछा है किसके द्वारा प्रचलन किया गया, तो याद रखेगा पुर्तगालियों ने दोस्तों इसका प्रचलन किया है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों ने इसका प्रचलन किया है, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा। भारत में आने वाले दोस्तों पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन थे, तो कुल 5 आए हैं। पहले होता दोस्तों PDAF। ठीक है, PDF होता है, तो ये फार्मूला होता है, P माने हो जाता पुर्तगाली, D माने हो जाता डच, A माने हो जाता अंग्रेज, फिर D माने हो जाता डेनिस, फिर अंतिम में हो जाता फ्रांसीसी। ये आने का क्रम है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वहां पर चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पुर्तगालियों द्वारा दोस्तों पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, भारत में, तब दोस्तों भारत में भी इसकी खेती स्टार्ट होगी। कह रहा है उत्तरी भारत में समवर्षण रेखा मतलब क्या होती है, जहां जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, समवर्षण रेखा किसे कहते हैं, समवर्षण रेखा। ठीक है, जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाती है। ठीक है, मिलाती है, उसे क्या कहते हैं, समवर्षण रेखा। आपसे सवाल दे रहा है कि उत्तरी भारत की समवर्षण रेखा, जो कहां पर, उत्तरी भारत की समवर्षण रेखा जो मक्का क्षेत्र की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा निर्धारण करती है, उस समवर्षा रेखा का नाम क्या है। उस रेखा का नाम है 50 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या नाम है, इस रेखा का नाम ही दोस्तों 50 से 80 सेंटीमीटर की जो रेखा, वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में होता है। मैंने आपको समझाया था भारत में औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों, तो औसत वर्षा 115 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जो एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा 118 मानिएगा, परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, नहीं तो 115 से 25 के बीच में जो आंकड़ा आपको मिला आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो वहां पर पूरे भारत की औसत वर्षा रेखा, इसके लिए बहुत ज्यादा पानी वानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 50 से 80 सेंटीमीटर समवर्षण रेखा का हम नाम दे रहे हैं, जो पूर्वी और पश्चिम को क्या करती है, अलग करती है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और आप यहां याद रखिएगा, अगर कभी मान लीजिए सवाल पूछे आपसे कि ये जो मक्का है, ठीक है, ये किस जलवायु का फसल है, यह किस जलवायु का फसल है, तब जैसे आपने उष्णकटिबंधीय जलवायु सुना होगा, तो उष्ण सुना होगा, शीतोष्ण सुना होगा, शीत सुना होगा। ये जो मक्का है ये किस जलवायु का फसल दोस्तों, अगर ये पूछा जाए तो याद रखेगा, या तो याद रखेगा उष्णकटिबंधीय। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय नहीं होता तो फिर उत्तर भारत की कोई बात ही नहीं होती, या तो दोस्तों समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण। ठीक है, तो या तो उष्णकटिबंधीय याद रखेगा या तो समशीतोष्ण याद रखेगा। ये जो मक्का है और पूरे भारत में पूरे वर्ष भर दोस्तों उगाया जाता है। मक्का की खासियत है ना, पूरे साल भर इसे उगाया जाता है। इसके लिए कोई रबी खरीफ जायद इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, जब चाहे तब उगा लो, ये इसकी खासियत होता है। कर विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में, इसीलिए क्या लिखा दोस्तों, मौसम को विभिन्न बता रहा है, कोई एक मौसम की बात नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप यहां पे याद रखेंगे दोस्तों कि मक्का 12 महीने उगाया जाता है। ठीक है, 12 महीने उगाया जाता है, महीनों नहीं, महीने
उगाया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों इसे वर्ष भर उगाया जाता है। तो वर्ष भर लिखिए चाहे 12 महीने लिखिए, एक ही बात है ना, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं ना। सवाल दे रहा है कि विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में, और कोई भी क्षेत्रों, पूरे भारत में हर जगह उगाया जाता है। कर मक्के की परिपक्वता अवधि कितने दिन में ये मक्का जो है बोया जाता तो पक जाता है। तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो 3 महीना मतलब 90 दिन और 4 महीना मतलब 4 नहीं 5 नहीं 15, 150 दिन, ठीक है। कितना दिन? 3 से 5 महीना दोस्तों लगता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें हैं। तो 90 से लेकर 150 दिन दोस्तों इसकी परिपक्वता अवधि होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में चावल और गेहूं के बाद, ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो हम यही मानते हैं कि गेहूं और चावल का खूब उत्पादन होता है, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है तीसरे नंबर पर, याद रखेंगे 3rd नंबर पर, वो किसका होता है दोस्तों भारत में? वो मक्के का ही उत्पादन होता है, ठीक है, मक्के का ही उत्पादन होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और दुनिया में सर्वाधिक, दुनिया में अगर हम विश्व की बात करें, तो याद रखेगा विश्व में क्या हो रहा है आज भाई, बड़ा वर्तनी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फसल, सर्वाधिक उगाया जाने वाला फसल अगर ये पूछे दोस्तों परीक्षा में ना, तो आप हमेशा क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप मक्का बताएगा, ठीक है। गेहूं चावल नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उगाया जाता है? मक्का ही उगाया जाता है। भारत में तीसरे नंबर पे है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जब देखेंगे तो मक्का दोस्तों पहले नंबर पे आ जाता है, गेहूं चावल नहीं, सबसे ज्यादा मक्का का ही उत्पादन होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहां तो हम ये पढ़ लिए सेल्सियस कितना रहेगा, ठीक है, मतलब तापमान कितना चाहिए, ठीक है, तापमान। जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने वर्षा पढ़ा, तो वर्षा हमने पढ़ा 50 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा इसके लिए ठीक ठाक होती है। और तापमान कितना रहे, टेम्परेचर कितना, क्योंकि दिन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 90 से 150 दिन, तो उस तरह से देखा जाए तो तापमान कितना याद रखेंगे? तो तापमान बहुत ज्यादा नहीं, समशीतोष्ण की बात किया है तो याद रखेगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, न बहुत ज्यादा ठंडी न बहुत ज्यादा गर्मी। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है, मक्का उत्पादन के लिए। आगे बढ़िए दोस्तों, करा सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कौन से? राज्य की बात कर रहा, मतलब सीधे सीधे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो भारत में, ठीक है, कहां पर? विश्व की बात नहीं कर रहा, विश्व की बात करेगा तब दोस्तों आप अमेरिका वगैरह का नाम लीजिएगा, मैक्सिको और तब आता है। अभी हम भारत के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेगा सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन पहले नंबर पे याद रखेगा कर्नाटक राज्य है। दूसरे नंबर पे याद रखेगा मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा राजस्थान राज्य, ठीक है, राजस्थान। सर राजस्थान साइड में मक्का होता है क्या? राजस्थान नहीं, वहां पे बाजरा बहुत ज्यादा होता है। तो क्या था यार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आई थिंक, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये दोस्तों मैंने सीक्वेंस लिख दिया, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम भारत में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादक के बारे में बात करें तो एक चीज और याद रखिएगा, साउथ में गए हैं ना कर्नाटक तक, तो याद रखिएगा अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा मक्का तमिलनाडु में उगता है, 7000 केजी प्रति हेक्टेयर के आसपास का आंकड़ा है, तो उसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा भारत के किस राज्य में मक्के की उत्पादकता सर्वाधिक है? सर्वाधिक मतलब ऐसे देखिए 2 सवाल बनता है, ठीक है। अगर पूछे प्रति हेक्टेयर, क्या पूछे दोस्तों? प्रति हेक्टेयर उत्पादन के बारे में अगर पूछे तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप बताइएगा दोस्तों प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तमिलनाडु आगे है। कौन सा आगे है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य आगे है, जो कितना करता है दोस्तों? तो याद रखेंगे 7000 केजी प्रति हेक्टेयर, 7000 केजी प्रति हेक्टेयर दोस्तों ये तमिलनाडु का उत्पादन है। लेकिन अगर दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे, सर्वाधिक उत्पादक राज्य के बारे में पूछे, तब दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? जो ऊपर हमने पढ़ा कर्नाटक, तब ये जवाब हो जाएगा। अंतर क्या दोस्तों? सिंपल सी बात है भैया, ज्यादा उत्पादन अपनी जगह है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में ज्यादा उत्पादन अपनी जगह है। जैसे मैं गेहूं की बात करूं तो भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन तो उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन जैसे ही प्रति हेक्टेयर की बात आती फिर हम पंजाब को उत्तर मान लेते हैं, क्योंकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक जो है उत्पादन हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता दोस्तों किस देश में है? तो याद रखेगा, ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखेगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा उत्पादकता है। और कितना तो मैं आपको बता दूं, लगभग 11,800 टन है। 11 टन नहीं, 11,800 केजी प्रति हेक्टेयर। तो आप इसे 12,000 टन के नाम से, सॉरी 12 हाँ कितना हो जाएगा, 12 टन के हिसाब से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, मैं प्रति हेक्टेयर का आंकड़ा दे रहा हूं, ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं ये प्रति हेक्टेयर का आंकड़ा दे रहा हूं, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी मिट्टी दोस्तों इसके लिए अच्छी मानी जाती है? तो याद रखेगा, इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। दोमट में भी दोस्तों कभी कभी आप लाल दोमट के बारे में पढ़ते हैं, तो लाल दोमट 1 नंबर पे याद रखेगा। 2 नंबर पे जलोढ़ मिट्टी से भी काम चल सकता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में भी ठीक ठाक उत्पादन हो जाता है। सबसे बढ़िया मिट्टी तो दोमट है, नहीं तो आप जलोढ़ भी कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखेगा, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट यहां पर, मिट्टी में अच्छी जल निकासी होना चाहिए। मिट्टी में अच्छी जल निकासी होना चाहिए, क्योंकि अगर जल निकासी नहीं होगा तो फिर धान थोड़े कि आपको मिट्टी जो है इतना नजदीक होना चाहिए कि जो है रोक दे पानी, ठीक है, वो चीज नहीं चाहिए। और एक चीज और याद रखेगा, इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, नाइट्रोजन की संपन्नता होनी चाहिए, ठीक है। यानी मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो याद रखिए फिर मक्का के लिए वो स्थान सही नहीं माना जाएगा। तो ये 3-4 कंडीशन है यहाँ पे। जितने भी दलहनी फसलें होती है ना, उन सभी के लिए भी यही खासियत चाहिए होता है, ठीक है। वहां भी दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण आवश्यक होता है। आगे बढ़िए। करा कंकरीली मिट्टी में सीढ़ीदार खेतों पर मक्का की खेती कहां की जाती, ठीक है। आप देख रहे दोस्तों, कंकरीली मिट्टी में सीढ़ीदार खेतों पर भी दोस्तों मक्का की खेती हो जा रही है। और ये खेती होती दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अब भाई कहां कंकरीली मिट्टी और सीढ़ीदार खेत कहां मिलेंगे? जहां पहाड़ होगा वहीं तो दोस्तों ऐसे देखिए, पहाड़ों पर ऐसे ऐसे दोस्तों सीढ़ियां बनाकर ऐसे ऐसे खेती कर दिया जाता है, ठीक है। और ये आप देखने को मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, अपने ही देश में पूछ रहा दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश आप नाम याद रख सकते हैं पहाड़ी भागों में, या फिर जम्मू कश्मीर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर याद रख सकते हैं। यहां पर भी दोस्तों मक्के की खेती होती है। पूरे भारत में वर्ष भर खेती होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मक्का जो है दोस्तों, मक्का ये संपूर्ण भारत में उत्पादित होता है और वर्ष भर उत्पादित किया जाता है, ठीक है। वर्ष भर उत्पादित किया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पढ़ते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए। करा विश्व में मक्का के सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर तो दोस्तों कौन सा आ जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। और मूल रूप से जो मक्का है दोस्तों, ये अमेरिका का ही पौधा है, जिसमें हम अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको का नाम पढ़ते हैं, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप चीन को बताइएगा। तीसरे नंबर में दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राजील, उसका नाम लीजिएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा है, कम से कम दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए। और आगे भी दोस्तों दक्षिण अमेरिकी राज्य का ही दोस्तों ज्यादा योगदान है मक्का के उत्पादन में, जैसे अर्जेंटीना वगैरह आ जाते हैं, उसको याद रखेंगे। करा मक्का की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? वैरायटी आपसे पूछ रहा दोस्तों, मक्का अगर आप बोल रहे हैं तो मक्का में कौन कौन सी वैरायटी फेमस है? जैसे दोस्तों हम लोग गेहूं और चावल में अनेक वैरायटी के बारे में पढ़े थे, वैसे ही दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें 3-4 वैरायटी में आपको नोट करा दे रहा हूं। जैसे दोस्तों याद रखिएगा किसान, ठीक है, किसान। दूसरा याद रखिएगा कौन है किसान? तो जवाहर है किसान। कौन है किसान? जवाहर है किसान। तीसरा याद रखिएगा विक्रम, ठीक है, विक्रम, ठीक है। विक्रम से विक्रमादित्य याद रखिएगा। और विक्रम से विक्रमादित्य ने सबको परास्त करके विजय हासिल किया था, तो विजय याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए किसान, जवाहर, विक्रम और क्या हो गया विजय। और इसी तरह से 2-3 चीज और याद रखिए, ठीक है। क्या क्या? एक रणजीत याद रखिएगा सर, वो पंजाब वाले राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने जो है कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया था। हाँ, तो याद रखेगा इन्होंने क्या किया था, हमारा रतन हीरा की जगह सोना लगा दिया, हमारा रतन सोना अंग्रेजों को दे दिया। तो दोस्तों ये मैं 4-6-7 जो पॉइंट आपको बता दिए, सब दोस्तों मक्का की किस्मों के नाम है। इसके अलावा दोस्तों गंगा नाम की किस्में भी बड़ी चलती हैं, ठीक है। गंगा नाम से बहुत चलती है, इसे 3 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर ऐसे करके होता है। गंगा 3, गंगा 4, गंगा 12 ऐसे करके है, कई सारा है। तो गंगा नाम की प्रजाति भी याद रखेंगे, ये मक्का से संबंधित है, ठीक है। अब कैसे याद रखें? जैसे मक्का
पूरे भारत में संपूर्ण जगह उगाया जाता है, उसी तरह गंगा जो है ये पूरे भारत में संपूर्ण लोगों द्वारा पूजनीय है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि गंगा किसकी वैरायटी परीक्षा में देगा तो आप अलर्ट रहिएगा, आप मक्का बताइएगा। कर मक्का का उपयोग दोस्तों किस कार्य में होता है? ठीक है, तो मक्का का उपयोग दोस्तों, पहला उपयोग तो दोस्तों खाद्यान्न के रूप में, ठीक है, खाद्यान्न के रूप में, ठीक है, हम लोग यूज कर जाते हैं। दूसरा यूज है दोस्तों चारा के रूप में, ठीक है, चारा, ठीक है, चारा या जो पशु आहार होता है ना, पशु आहार, ठीक है, वो भी दोस्तों इससे बनाया जाता है पशु आहार के रूप में, पशु आहार के रूप में। तीसरा लिखेगा दोस्तों बियर और विस्की बनाने के रूप में, ठीक है, बियर और विस्की, ठीक है, बियर और विस्की जो दोस्तों बनाई जाती है इससे, ठीक है, बनाने में ये सब भी दोस्तों इसका जो है काम, इसको याद रखेगा। ठीक है, या बियर विस्की को अलावा आप यहां लिख सकते हैं एल्कोहलिक पेय पदार्थ, ठीक है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस बायोडीजल का नाम आप याद रखेगा, आपको नहीं भरोसा होगा लेकिन आप याद रखिए इसका प्रयोग दोस्तों बायोडीजल में भी किया जाता है। वैसे जब बायोडीजल का नाम आता है तो आप हमेशा रतन जोत का नाम लेते हैं, रतन जोत का पौधा जो है ये बायोडीजल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मक्का का भी यूज किया जाता है, कम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, अच्छे सवाल हैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल करा मक्के के प्रयोग से बनने वाली कोई एल्कोहलिक पेय पदार्थ का उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमने आपको बता दिया, आप मानने को तैयार नहीं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो कौन सा एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, आप उसका नाम बताइए। तो नाम आप नोट कीजिएगा दोस्तों, एक अमेरिका में चलती है कॉर्न विस्की। क्या चलती है दोस्तों? एक अमेरिका में चलती है कॉर्न विस्की, जिसको अमेरिकी मदिरा के नाम से जानते हैं। हिंदी अगर करेंगे इसका ट्रांसलेट तो क्या हो जाएगा? अमेरिकी मदिरा हो जाएगा। ये दोस्तों इसी मक्के से बनाई जाती है। या फिर आपने सुना होगा काउइम का नाम, ठीक है, काउइम, ये दोस्तों ब्राजीलियन बियर होती है। क्या होती है? यह ब्राजीलियन बियर का नाम है। यह भी दोस्तों इसी मक्के से तैयार किया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जो बनाए जाते हैं मक्के का यूज करके। आज हम जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे मक्का हो जाए, चाहे बाजरा हो जाए, चाहे जौ हो जाए, चाहे रागी हो जाए, ठीक है, इन चारों का यूज दोस्तों किसमें किया जाता है? अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मक्के का, ठीक है, मक्के का भी होता है, बाजरे का भी होता है, जौ का भी होता है, जौ का तो बहुत ज्यादा होता है, और रागी का तो पूछो मत। रागी का तो आज भी रागी के माध्यम से लोग जो है कच्ची शराब बना डालते हैं। ठीक है, तो रागी तो इतना आगे चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है ना, तो मैं आपसे यही समझाना चाहूंगा कि आप पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी सीरीज देखेंगे तो फायदा आपको क्या मिलेगा मैं ये बता दूं। जैसे अगर आप 1 नंबर से वीडियो देखना शुरू किए ना, तो 1 नंबर से लेकर 45 तक जब आप पढ़ेंगे, 45 लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है प्राचीन इतिहास में जो न पढ़ाया गया है। इसी प्रक्रम में दोस्तों मैंने इसी स्टाइल में पढ़ाया है। इसी तरह से जब 46 नंबर से लेकर आप आगे बढ़ेंगे 91 नंबर तक, तो आपका मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मध्य भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आप तुर्की शासकों के बारे में, जितने मुगल बादशाह वगैरह थे, सब पढ़ डालेंगे। ठीक है, इसी तरह 92 नंबर से लेकर 150 नंबर तक जब आएंगे तो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, भारत को आजाद करा देंगे। इसी तरह आजाद कराने के बाद आप संविधान की रचना कर दीजिएगा, तो 151 से लेकर 230 तक ये पूरा संविधान आप पढ़ डालेंगे। इसके बाद दोस्तों जब भारत में अब संविधान बन गया, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब दोस्तों जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोग्राफी पढ़ना है तो भारत का भूगोल क्यों, पहले विश्व का भूगोल पढ़ लेते हैं, फिर भारत के भूगोल पर आएंगे। तो 231 से 330 से विश्व का भूगोल, और 331 से आज आप पहुंच गए 395। अभी तो आगे क्लास चली रही, कोई समाप्त तो हो नहीं गई है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप आइए और पढ़िए। ये सीरीज पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो हिंदी की क्लास अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए 8 बजे का टाइम फिक्स, आप 8 बजे रेडी रहिए और हिंदी की क्लास आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि बाजरा जो है ये किस मूल का पौधा है। इसको लेकर तो बड़ी लड़ाई भाई। ठीक है, बाजरा को लेकर के ये किताबों में 2 बातें मिलती है। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि बाजरा जो है ये अफ्रीकी मूल का पौधा है। क्या कहते हैं? अफ्रीकी मूल का है, जो कि एकदम सत्य भी माना जा सकता है कि हाँ इसका मूल स्थान अफ्रीका है। लेकिन वहीं पर कुछ किताबों में यह बताया गया कि बाजरा जो है ये पूर्वी एशिया की फसल है। ठीक है, तो ये भी माना गया। अब क्या करेंगे भैया? देखिए गुप्ता जी ऐसे मामलों में हाथ खड़ा कर देते हैं। क्यों हाथ खड़ा कर देते हैं? हम किसको गलत कहें?
अब या तो हम कोई ऐसा अपना अवतार लें और समय में पीछे चले जाएं और चेक करके आए कि हाँ ये बाजरा कब कहां बोया गया था। अब भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े भूगोलवेत्ता हैं, जब उन्हीं में कंट्रोवर्सी है तो हम आप तो छोटे छोटे लोग हैं ना, हम इस सवाल का 2 उत्तर याद रख लेते हैं, परीक्षा में ध्यान दे देंगे। देखिए एग्जाम में एग्जामिनर भी कभी नहीं चाहेगा कि दोनों ऑप्शन दे दे, क्योंकि उसको पता है कि दोनों दे देंगे तो हमारी फजीयत हो जाएगी। ठीक है, हमारा फजीयत क्यों होगा भाई, बच्चे आएंगे क्लेम करेंगे, सवाल गलत होगा तो कल को आयोग में उसके खिलाफ भी तो बातें उठेंगी। ठीक है, कि पेपर कैसे सेट हुआ। इसलिए जब कभी इस तरह के सवाल बनते हैं तो ऑप्शन में हमेशा आपको एक ही चीज मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों बातें बता दूं। ठीक है, मेरी क्लास में जहां 3-3 उत्तर होते हैं ना, मैं तो उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं। अगला सवाल कह रहा बाजरा उत्तर एवं दक्षिण भारत में कब कब दोस्तों ये बोया जाता है, ये आपको बताना। ठीक है, अच्छा इसका उगाने का समय अलग है। अगर हम बात करें उत्तर भारत में तब दोस्तों इसको अलग समय पर उगाया जाता है, और अगर हम बात करें दक्षिण भारत में आप सोचिए ऋतुएं बदल जाती हैं। ठीक है, यहां पर ऋतु दोस्तों अलग अलग होते हैं। ऋतु क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि सर उत्तर भारत में अलग ऋतु में और दक्षिण भारत में अलग ऋतु में उत्पादन किया जाएगा, तो गजब बता दिया आपने। हाँ याद रखेगा, अगर उत्तर भारत की बात करें तो खरीफ जानते हैं ना, रवि, खरीफ और जायद। खरीफ दोस्तों खास करके वर्षा काल में होता है। ठीक है, खरीफ जो होता है समय, ये वर्षा काल का समय। तो हमारे यहां जब वर्षा काल का समय होता है उत्तर भारत में, तब दोस्तों बाजरा बोया जाता है। वहीं दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में खरीफ के समय में तो बो ही दिया जाता है, रबी के समय में बो दिया जाता है। तो याद रखेगा यहां पर खरीफ भी हो जाता है प्लस रबी के समय में भी दोस्तों इसकी बुआई कर दी जाती है। तो अब बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, मैं कैसे आपको एक बता दूं भाई, मुझे तो दोनों बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं। ये आप समझ रहे हैं, एकदम ऐसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ना, एज इट इज आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, एज इट इज आपको ऐसे ही याद रखना है। आगे बढ़िए, करेक्ट, कपास हो गया। कपास को दोस्तों सफेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफेद सोना। कपास से दोस्तों सूत का निर्माण होता है, सूत से वस्त्रों का निर्माण होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। करेक्ट, कपास हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। इसके साथ मिलाकर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो इसके साथ बाजरा ही बोया जाता है। ठीक है, जब इन फसलों की खेती किया जाता है ना, उसी में बाजरा भी लगा दिया जाता है। एक साथ दो काम चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, बाजरा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कपास, ज्वार और रागी के साथ मिलाकर बाजरा का उत्पादन किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और एक चीज बताऊंगा ना तो आप हड़क जाएंगे, पीछे हमने मक्का के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका करता है और बाजरा का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है। ठीक है, तो याद रखेगा विश्व में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक देश, बाजरा उत्पादक देश ये कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा भारत देश है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाजरा कौन उत्पादित करता है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो याद रखेगा दोस्तों भारत उत्पादित करता है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए, करा बाजरा के 91% कृषि क्षेत्र, ठीक है, और 88% उत्पादन ये दोस्तों किस राज्य में होता है, तो दोस्तों इसमें नंबर 1 पर दोस्तों आ जाता है राजस्थान। ठीक है, सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन दोस्तों कौन सा राज्य करता है, राजस्थान करता। पहले तो आप जाएंगे कभी राजस्थान तो आज जैसे हमारे यहाँ गेहूं धान मिलता है वैसे वहां पर दोस्तों बाजरा ही बाजरा लाइन से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये राजस्थान से टच भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों खास करके इसी तरह की खेती देखने को मिलेगी। और तीसरे नंबर पे आप गुजरात याद रखेगा, गुजरात, और चौथे पे महाराष्ट्र आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उधर साइड भी दोस्तों इसकी खेती होती है। तो अगर हम 91% 88% की बात करें तो यही 3-4 स्टेट मिलकर इतना पैदा कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों एक आंकड़ा और याद रखेगा, हाँ ये भी अच्छा सवाल है, कह रहा गरीब लोगों का प्रमुख भोजन किसे कहा जाता है। पीछे हमने सवाल पढ़ा था अनाजों की रानी किसे कहते हैं, क्या पढ़ा था, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो हमने बताया था मक्का को किसे कहा जाता है, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। जबकि गरीब लोगों का प्रमुख भोजन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा इसी बाजरा को गरीब लोगों का प्रमुख भोजन कहा जाता है। बाजरा ही क्या दोस्तों, ये गरीब लोगों का प्रमुख भोजन होता है। और एक बात बताऊं, नाम खाली दोस्तों है गरीब लोगों का, ये पोषक तत्वों का खजाना भरा है इसमें। ठीक है, पोषक तत्वों का
तत्वों का खजाना भरा है दोस्तों। इतना खजाना मैं कह रहा हूं शायद ही आपको किसी फसल में मिलेगा जितना आपको इस बाजरे में मिल जाएगा। आपको प्रोटीन चाहिए, ये भी मिल जाएगा। सुनिए क्या क्या है, ठीक है। आपको प्रोटीन की जरूरत है आपके शरीर को, वो भी इस बाजरे में मिल जाएगा। आपको कैल्शियम की जरूरत है, वो भी आपको इस बाजरे में मिल जाएगा। आपको जो है फाइबर की जरूरत है, फाइबर, अरे बाप रे बाप, इतना फाइबर होता है कि आप समझो जो हार्ट पेशेंट है ना, डॉक्टर उनके लिए लिख देता है कि भाई गेहूं दान तू छोड़, तू सीधा आ और सीधा बाजरे की रोटी खाना शुरू कर, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ है नहीं। और जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में हम मिलता है, क्योंकि हरी साग सब्जियों के अलावा हमें कहीं से आयरन वगैरह मिलता ही नहीं है, वो आयरन दोस्तों हमको यहां से मिल जाता है, वो आयरन हमको यहां से मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीज की जरूरत शरीर को होती है, वो है मैग्नीशियम। ये भी जो दोस्तों जल्दी किसी को नहीं मिलता, ठीक है। इसी के लिए इतना आहार खाएं, वो मार हो सलाद उलाद, हाई टमाटर खीरा चुकंदर सब चापे पड़े। ये देखो गरीब लोग ना एक आइटम लेते हैं, बाजरा की रोटी, तू खा भैया सलाद, तू अपन खर्चा करा, ठीक है, जा लेके आवा खीरा टमाटर है ही हो, पूरा लगावा और खा। और यहाँ क्या है, यहाँ बाजरा खा के वो आराम से मेंटेन हो जा रहा है, ठीक है। और हमें आपको बाजरा की रोटी खाना हो तो हमें लगेगा यार चूनी चोकर खा रहे, तो गैया वाला रोटी है। हाँ नहीं, असली मजा उसी में है, सही बताए तो, ठीक है। आप आइए, गेहूं चावल छोड़िए, पहले के जमाने में यही तो लोग खाते थे। ये तो हरित क्रांति ने आकर ना जिंदगी डुबा दिया हमको लगता है। करा बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? अगर हम बाजरे की बात करें तो क्योंकि बाजरा जो है राजस्थान साइड का फसल है, तो काहे उत्तर प्रदेश में आके पूरब में थोड़े जाना आपको, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहिए, वहीं पर दोस्तों आपको इसकी खेती मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो बाजरा है दोस्तों, ये ग्लूटेन फ्री होता है। क्या होता है दोस्तों? यह ग्लूटेन फ्री होता है, ये आप याद रखेंगे। आपको याद होगा जब हम लोग गेहूं के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था दोस्तों, गेहूं जो होता है उसमें ग्लूटेन के गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे जो मधुमेह रोगी हैं ना, जिन्हें डायबिटीज हुआ है, उन्हें लगता है कि चावल खाएंगे तो दहिया में बड़ा कार्बोहाइड्रेट जाएगा। उन्हें पता नहीं है कि गेहूं में भी 70% कार्बोहाइड्रेट है, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट हो तो गेहूं में भी है। कौन समझाएगा? और आजकल के डॉक्टर वो मुझे लगता है वो किसी पेशेंट को बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि बता देंगे तो रोग से मुक्त हो जाएंगे, तो दवाइयां लेने कैसे आएंगे? उनका भी तो अपना रोजी रोटी है ना। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको समझाइए कि बाबा ऐसा है, अगर चावल से इतनी नफरत है, मिठाइया से इतनी नफरत है, तो गेहुआ से भी नफरत कीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चावलवे में कार्बोहाइड्रेट है? किसने आपसे कह दिया कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो अब फिर बाबा कहेंगे कि नहीं है तो रोटियां खाना बंद है। नहीं, रोटियां खाना ना बंद कीजिए, बाजरे की रोटी खाइए। क्यों? वो ग्लूटेन फ्री है। अब ग्लूटेन फ्री है तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं है, तो बाबा आप बाजरे की रोटी खाओ ना। आप 1 महीना खा के देख लो, अगर आपको फायदा ना हो तो बताओ। अरे यार, हम लोग साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ोगे तो क्या नहीं हो सकता है? आप बताओ, मैं कुछ गलत समझा रहा हूं आपको? ठीक है। अब बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। कोई बच्चा, अच्छा मैं आपसे कहता हूं, कोई बच्चा ये नहीं समझ पाता, नितिन सर ना ये ससुरा हिंदी भी पढ़ा लेता है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, अरे हम मास्टर नहीं है मेरे भैया, मैं आपकी तरह हूं। आपको हर विषय पढ़ना है ना, मैं भी आप ही की तरह विद्यार्थी अपने आप को समझता हूं। यही कारण है कि मैं हर विषय को फोकस होकर पढ़ा। यहीं कहीं हम साइंस से स्टार्ट कर दें, आपको भरोसा नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा ट्रेलर दे देता हूं मैं। शरीर में एक अग्नाशय होता, नाम सुने? उस अग्नाशय के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता, एक बीटा नामक सेल्स पाया जाता दोस्तों। वही क्या करता है, वही अपने अंदर से उत्पादित करता है। किसकी कमी हो जाती है शरीर में? बताइए किसका उत्पादन कम हो जाता है तो ये मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन, ठीक है। वो जो अग्न्याशय के अंदर जो बीटा कोशिकाएं होती है ना, वही दोस्तों इंसुलिन पैदा करती हैं। वो इंसुलिन पैदा करना बंद कर देती हैं। और इंसुलिन का काम खाली इतना होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उनको कूचेंगे, उनको पचाएंगे, पचा करके काम खत्म करें। और जब इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रहा तो पचे कहां से? वो पचे कहां से? एक दूसरा तरीका होता है पचाने का। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आप मेहनत कर लो, इतना मेहनत कर लो कि कार्बोहाइड्रेट खुद ब खुद पच जाए बिना इंसुलिन के। लेकिन अब हमको राजा बाबू बन के बैठना है, मेहनत भी नहीं करना है, ठीक है, और आराम से बैठना है, चाप के रोटियां चावलवा भी लेते रहना है, तो कैसे काम चलेगा?
काम चलेगा, तब तो भैया कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ेगी और उससे क्या होगा, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब चेंज होगा ना, टूटता है तो शर्करे में टूटता है और ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यही जो शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा है, यही डायबिटिक वालों के लिए क्या करती है, खतरनाक साबित होती है। ठीक है, कभी कभी ये मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती, कभी कभी जरूरत से ज्यादा कम हो जाती, तो शुगरवा बढ़ भी जाता है और जरूरत से ज्यादा घट भी जाता है, दोनों स्थितियां इसमें होती हैं। तो खैर छोड़िए, वो तो साइंस की बात है, जब कभी साइंस में आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा बाजरे का बुआई क्षेत्र लगभग आधा, जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है उसका आधा, ठीक है, या आप कहिए कि 2/5 हिस्सा ये किस राज्य में बुआई होता है दोस्तों? तो सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य, सीधे सीधे लिखो ना, सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य दोस्तों कौन से है? तो वह राजस्थान राज्य। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है, इसलिए वहां आज भी बाजरे की रोटी चलती है। ठीक है, आज भी वहां बाजरा खाने को मिल जाता है। ठीक है, करा बाजरे की प्रमुख किस्में दोस्तों कौन कौन सी है? जैसे आपने वहां पढ़ा ना, गंगा 3, 4, 12 अलग अलग पढ़ा, इसके अलावा जवाहिर किसान के बारे में पढ़ा, उसके अलावा रणजीत रतन सोना के बारे में पढ़ा ना, विक्रम विजय के बारे में पढ़ा। किसमें सर? मक्का में। अरे इतना जल्दी भूल जाओगे भैया। ठीक है, फार्मूला बनाता हूं, आप ऐसे हवा में गायब कर देते हैं। वो मक्का की किस्में थी। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि बाजरा की किस्में दोस्तों कौन कौन सी है, ये बता दीजिए। ठीक है, तो बाजरा में याद रखेगा दोस्तों, यहां थोड़ा सा खतरनाक किस्में आपको मिलेगा और नाम भी वैसे मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों आपके सामने HB लिखा हुआ मिलेगा, इसके साथ दोस्तों बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो HB याद रखेगा, HB। ठीक है, और ये मैं बाजरे किस्म बता रहा हूं, अब इसके साथ जो आंकड़े होते हैं मुझे इतने याद नहीं, मैंने खाली इतना ही याद रखा था। ठीक है, और बाकी वहां हमने सोना की बात किया, रतन की, सोना और बाजरा है ना, यहाँ मोती याद रखे। ठीक है, यहाँ मोती बाजरा दोस्तों भारत में बहुत चलता है। ठीक है, मोती बाजरा जो है ये बाजरा की किस्म है, मोती बाजरा ये भारत में सर्वाधिक इसी का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो भारत में होता है वो कौन सा वाला क्वालिटी दोस्तों? वो इसी मोती बाजरा का उत्पादन होता है। तो एक मोती याद रखेगा, एक HB के साथ कुछ आंकड़े होते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और एक और याद रखेगा, बाबा को सलाह देना है ना, तो बाबा पूरी याद रखेगा। ठीक है, इसी से मैं याद बनाया भी था। ठीक है, फार्मूला मैंने कहा ना, बाबा को सलाह दीजिए कि भैया गेहूं चौला छोड़ें और बाजरे की रोटी खाना शुरू करें, तो बाबा से याद रखेगा बाबा पूरी। ठीक है, तो मोती और बाबा पूरी ये आप याद रखेंगे, इससे संबंधित हो जाएंगे। करा जौ का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कहां से मिला है? जौ का सबसे पुराना, जौ को पहले दोस्तों पुराने समय में लोग यौ कहते थे। क्या कहते थे? जौ का पुराना नाम क्या था? अगर हम तत्सम तद्भव की बात करें तो यौ शब्द तत्सम है, जौ शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका प्राचीनतम साक्ष्य यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से इसके प्रमाण देखने को मिले हैं, जौ के प्रमाण देखने को मिले। ठीक है, गेहूं वगैरह तो बहुत बाद में आया, जौ और धान ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, और रागी का तो कोई, रागी को बताया क्या 10,000 साल पुराना, भाई ये सब तो 7,000 साल तक गए हैं, वो 10,000 साल पुराना है, रागी सबसे पुराना उसे माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा जौ का उपयोग दोस्तों क्या क्या है? तो जौ का उपयोग दोस्तों खाद्यान्न के रूप में भी हो जाता है। ठीक है, खाद्यान्न के रूप में दोस्तों इसका उपयोग कर लिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेगा, ठीक है, अल्कोहलिक पदार्थ बनाने में कर लिया जाता है, अल्कोहलिक पदार्थ बनाने में। ठीक है, अल्कोहलिक पदार्थ बनाने में। ये मैं जौ की यूज बता रहा हूं कि जौ के क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जौ का पानी दोस्तों इससे तैयार किया जाता है, जौ का पानी। ठीक है, जौ का पानी, उसका यूज दोस्तों बहुत सारी जगह पे लिया जाता है, और इसे दोस्तों गरीबों का भोजन कहते हैं। ठीक है, यह क्या है दोस्तों? यह गरीबों का भोजन भी कहलाता है। तो गरीबों को द्वारा दोस्तों खाद्यान्न के रूप में भी दोस्तों इसका यूज करते हैं। अल्कोहलिक पदार्थ मतलब क्या? सीधा सीधा वही बियर बिस्की फिर चले जाइए, तो ये बनाया जाता है इससे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा जौ के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? जौ का उत्पादन भारत में कौन कौन से राज्य करते हैं? सीधा सीधा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जौ का सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश राज्य। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो याद रखिएगा
उत्तर प्रदेश जो राज्य है, आपको भरोसा नहीं होगा, जो बच्चा सुन रहा होगा कहेगा हम बिना गूगल सर्च के मानेंगे नहीं, मत मान भाई, कर ले गूगल सर्च, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जौ का उत्पादन करता है वो एक नंबर पे दोस्तों कौन, जौ की बात कर रहा हूं, गेहूं और धान की छोड़िए, जौ के उत्पादन में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे दोस्तों राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान बाजरा में एक नंबर पे जरूर है, लेकिन जौ के मामले में दूसरे नंबर पे चला जाता है। तीसरे पे फिर मध्य प्रदेश वगैरह आ जाएगा, और चौथे पे नहीं याद है मुझे, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, इसकी उत्पत्ति पूछेगा तब क्या बताएंगे, जौ की उत्पत्ति दोस्तों कहां हुई थी। अगर ये पूछ दे तो कि जौ की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो याद रखेगा इसकी उत्पत्ति पश्चिमी एशिया में हुई थी। कहां पर, पश्चिमी एशिया में हुई थी, ठीक है। जबकि जो बाजरा था उसकी उत्पत्ति लोग मानते हैं पूर्वी एशिया, लेकिन मैं कहता हूं अफ्रीका, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे, पूर्वी एशिया, ये पश्चिमी एशिया, मतलब आपको उधर सऊदी अरबिया साइड जाना है तो जौ दोस्तों वहां की फसलें हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। करा जौ की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है, तो खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोस्तों जौ की खेती की जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती की जाती है, ठीक है। ये तो जौ हो गया। और यही दोस्तों अगर आंकड़ा ये आपसे पूछे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों किसकी खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएगा बाजरे की खेती होती, बाजरा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा जौ की प्रमुख किस्में कौन कौन सी थी, ठीक है। अभी दोस्तों मैं पीछे आपको पूरा एक बार याद दिलाना चाहूंगा, हम लोगों ने मक्का में क्या क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने मक्का में पढ़ा था किसके बारे में, हमने जवाहर किसान के बारे में पढ़ा था, जवाहर किसान के बारे में पढ़ा था, जवाहर किसान के बारे में पढ़ा था। हमने विक्रम विजय के बारे में पढ़ा था, विक्रम विजय के बारे में पढ़ा था, विक्रम विजय के बारे में पढ़ा था। हमने रणजीत के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने उठा के रतन सोना दे दिया, किसे, रणजीत के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने उठा के रतन और सोना किसे दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, रतन सोना के बारे में पढ़ा था। प्लस 8वें नंबर पे गंगा मैंने बताया था, गंगा के साथ बहुत सारे डिजिट होते हैं, ये भी मैंने बताया था। ये तो हो गया मक्का। दूसरा था दोस्तों बाजरा, बाजरा में दोस्तों हमने क्या बताया था, खास करके एक अंग्रेजी वाला जो दोस्तों मैंने HD बताया था, ठीक है, उसको याद रखेगा एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैंने बताया था आपको बाबापूरी की, बाबा से कहना है यही खा लेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या था, मोती था ना, मोती, ठीक है। तीसरे नंबर पे मोती याद रखेंगे, ठीक है, मोती। यह किसकी किस्म है दोस्तों, ये बाजरा की किस्म है। उसी तरह से जौ की जो किस्म है, इसमें क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों, इसमें ज्योति रत्ना याद रखेगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, जैसे वहां सोना हो गया, मोती हो गया, इसमें दोस्तों रत्ना, रत्न आप पहले पढ़े थे, रत्ना है, और दूसरा क्या दोस्तों, ज्योति। तो रत्ना ज्योति या ज्योति रत्न, ठीक है, ज्योति रत्न या रत्न ज्योति, पहले इस दोनों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरा याद रखेगा आजाद प्रीति, ठीक है। प्रीति क्या हो गई यहाँ पे, आजाद हो गई, आजाद प्रीति, ठीक है। तो याद रखेगा रत्ना ज्योति, आजाद प्रीति, ये सब दोस्तों इसमें है। और भी है, याद नहीं आ रहा मुझे, एक है जो, अरे बड़ा अच्छा नाम है यार, अरे उसको क्या बोलते हैं, अरे 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 हरियाली को क्या कहा, हरितमा, हरितमा ना, हरितमा, एक बार चेक कर लीजिएगा, जागृति और हरितमा, ठीक है। जागृति, जागृति, जागृति और हरितमा, ठीक है। जागृति, जागृति और स्टार लगा दे रहा हूं इस पे, ठीक है। थोड़ा ढूंढ लीजिएगा एक बार कि सही है कि नहीं। हरितिमा, हरितिमा, यह भी दोस्तों किसकी किस्में हैं, यह भी दोस्तों जौ की किस्में हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या दे रहा है, अगला सवाल दे रहा है कि रागी एक मोटा अनाज है, बहुत बढ़िया, रागी एक मोटा अनाज है जिसमें पोषण का मान क्या होता है। और रागी दोस्तों, रागी की उत्पत्ति मानी जाती है, रागी की जो उत्पत्ति हुई थी ना, ये 10,000 वर्ष पहले हुई थी। कितना, 10,000 वर्ष पहले रागी सुनने को मिलता था। और इसमें पोषण कितना है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा ना, उसमें बाजरे में पोषण पढ़ा कि बाजरे की रोटी लो और उसमें बहुत सारा पोषण है, जौ में बहुत सारा है, उसी तरह से रागी में दोस्तों क्या क्या है। तो रागी में दोस्तों, वैसे ये शुगर वाले पेशेंट के लिए रागी ठीक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो होती लगभग 70% के आसपास दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और 9-10% दोस्तों प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करेंगे तो 70-10-80 हो गया, ठीक है। 10% के आसपास प्रोटीन होता है, और एक जो अच्छा चीज होता है वो फाइबर होता है, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। हाँ, दक्षिण भारत में दोस्तों एक पॉइंट याद रखेगा, सवाल यहां पे याद आ गया मुझे, ठीक है। दक्षिण भारत में ठीक है, गरीबों का भोजन इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत में गरीबों का
गरीबों का भोजन, ठीक है, गरीबों का भोजन। दक्षिण भारत से दोस्तों इसका पहला प्रमाण भी मिला था, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा रागी का उपयोग दोस्तों बाबरनामा, बाबरनामा किसने लिखा दोस्तों, तो बाबरनामा बाबर ने लिखा है। ये मुगल बादशाह था, आपको याद होगा, मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था, ठीक है। इसने दोस्तों बाबरनामा लिखा है। सन 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक का जो शासन है वो इसी का है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी जो रचना बाबरनामा है तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई। उस बाबरनामा में दोस्तों इस रागी के बारे में वर्णन करता है कि रागी से बियर और शराब बनता था, ठीक है। शराब ऐसे नहीं, वो लिखता था मद्य बनाता था, मदिरा बनाया जाता था या शराब के रूप में यूज किया जाता, शराब या फिर मदिरा बोलता था, इसे हम बोलते थे, ठीक है, शराब या मदिरा, ठीक है। ये बताता था बाबर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बाबरनामा में भी इस चीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों जितना शिद्दत और मेहनत से मैंने क्लास पढ़ाया ना, विश्वास कीजिए पीछे की क्लास अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ा आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। बात को समझिए, अगर आप एक एक विषय को सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और जितना लेक्चर मैंने पढ़ा दिया ना, आप बहुत मेहनत से अगर पढ़ेंगे ना तो कम से कम 6 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम एकजुट होकर अपने आप को समर्पित करके, तब जान लो कि आप हमारा जो है पीछा कर पाएंगे और चीज़ों को याद कर पाएंगे, नहीं तो फिर याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। रही बात हमारे कोर्सेज की, तो आप इतना समझिए कि जो इंसान यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, फिर अपने कोर्स में हम कितना अच्छा काम करते होंगे, कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है। तो आप आइए, ये हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक कोर्स में दोस्तों आपको डेमो क्लास दिया गया, आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, उसके बाद आप बैच परचेज कीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। धन्यवाद।